तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में जेनिफर मिस्त्री जो रोशन भाभी का किरदार निभा रही थी, उन्होंने निर्माता पर आरोप लगाया और फिर बाद में सीरियल छोड़ दिया, या फिर ये कहा जा रहा है कि उन्हें सीरियल से निकाल दिया गया। क्या है हकीकत, क्या है जेनिफर का कहना, ये आपको आज पता चलेगा सास बहू और साजिश में, क्योंकि हम आपको मिलवा रहे हैं जेनिफर मिस्त्री से। एकदम से पास में आके धीरे से बोला, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। तो वहाँ मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। 3-4 बार उनने मेरे गाल पकड़ के खींचे, 3-4 बार उनने मेरे गाल पकड़ के खींचे। उनने मुझे बोला है तुम हंसती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे हंसता रहा करो। अंदर की बातें बताते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अभी वो ऐसे मूंछ तान के खड़े हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे निकल जाएगा, कैसी बोल रही है, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे निकल जाएगा, कैसी बोल रही है, ये तो हमारा काम है। मैम, बहुत सोचना पड़ता है। एक एक्टर जो इतने सालों से इंडस्ट्री में है, अगर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है तो उसे बहुत सोचना पड़ता है। कहते रातों में नींद भी नहीं आती कि मैं कैसे बोलूँ, इस बात को कैसे सामने लाऊं। फिर चाहे एक्टर के पैसे अटके हो या उनके साथ में बुरा व्यवहार हुआ हो, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि एक डर भी होता है कि यार हम बोलेंगे तो आगे क्या होगा। यहाँ पर काम को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो नहीं, अब मुझे बोलना है। ये हिम्मत कहाँ से आई? तो ये हिम्मत थी नहीं एक्चुअली, कहा जाए तो, कि मैं जब 7 मार्च को ये सब चीज़ें हुई, मैंने सोचा था अभी मैं निकल गई, मैं शांति से बैठूंगी, लेकिन इनने नोटिस भेजा एक 24 मार्च को। फिर मैंने उसका रिप्लाई सिर्फ ड्राफ्ट में किया कि मुझे ये चीज़ आगे नहीं करनी। फिर उन्होंने धमकाने का मुझे 6 तारीख को नोटिस भेजा। तब फिर मैंने बोला यार इट्स हाई टाइम, माई लॉयर टोल्ड मी इट्स हाई टाइम एंड वी फाइल द केस। मतलब हमने पूरा ये भेज दिया FIR रजिस्टर कराने के लिए। तो उस टाइम तो ऐसा, जिस दिन मुझे को FIR रजिस्टर करानी थी, उस दिन मुझे लगा कि यार ये क्या करने जा रही हो तुम यार, मतलब क्या है, आर यू क्रेजी, मतलब यू नो व्हाट यू आर डूइंग। बहुत सारे इतने बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, और मैं तो एक छोटा सा कैरेक्टर हूँ। But every time, so I'm into spirituality, every time I was getting the message, we are with you, just take the first step, just take the first step. मैंने रो के बोला नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लेना फर्स्ट स्टेप, मेरे को नहीं करना कुछ। बोले नहीं, तुमको करना पड़ेगा। I got the message every single time, तो भी मैं इसको नकारती रही। एंड आई रिमेंबर 8 को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस दिन मैंने ये फाइल किया है, मुझे शाम तक वो करना था। एंड पूरा मेरा चेस्ट ब्लॉक हो गया, मेरा BP लो हो गया, मैं सब बेहोश होने लगी, मतलब मुझे ग्लूकोज चलाने वाली हालत होने लगी। एंड आई कॉल्ड मेरी जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको मैंने कॉल किया, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आई कॉल्ड एक और हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मतलब एक है मनीषा लोमाश, दूसरी है प्रिया धार। तो प्रिया को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, उसने बोला कि डू व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो विद द फ्लो। मैंने बोला बट वाई मी, मैं क्यों करूँ, इतने लोग बैठे हैं ना भाई, अगर उस आदमी को एक्सपोज होना है कोई और करे, मैं क्यों फंसूँ इस झंझट में। तो बोले कि जेनिफर, बिकॉज यूनिवर्स हैज चोजन यू, बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो एक इतना मेरे को हिट किया ना एकदम, मेरा यार ओके ठीक है, मे बी करेक्ट, देन आई टुक द स्टेप। उसके बाद फिर कोई डर नहीं लगा। उसके बाद तो फिर मेरे को यही था कि मैं मायके जा रही थी, सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो आनी थी। एंड अब तो ऐसा है कि ठीक है, आई एम लिविंग विथ इट। मुझे मालूम है मैं एक भी चीज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो बोला सच बोला। क्योंकि आप देखो अपने आप में, जो पहले मैंने सिर्फ सुना ही है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कुछ, मैंने कमेंट्स कुछ नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सुना ही है कि लोगों का कहना है, मेरे फ्रेंड्स लोग का कहना है कि पहले लोग थोड़ा सा बैकफायर कर रहे थे एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर मालव, प्रिया एंड मोनिका केम, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। तो वो अपने आप ही, भगवान सच्चों के साथ होता ही है ना, उन लोग भी सच्चे, उन लोग भी चीज़ वो कर रहे हैं। अभी अंदर के लोग नहीं बोल रहे, वो अलग बात है, उनका टेक है, उनकी लाइफ है, अपन उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मालव, प्रिया और मोनिका आए, वो न्यूट्रली अपनी बात पुटअप कर रहे हैं। मालव को शायद बुरा इसीलिए लगा कि बिना मतलब कि मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं तोड़ फोड़ करती हूँ, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, लेकिन सबके साथ इतने प्यार से मैं रहती हूँ, सबसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। बट ठीक है, अभी वो जो भी ये बोल रहे हैं, तो अभी इस तरीके से ये है कि ये आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो भी चल रहा है आई एम जस्ट टेकिंग इट ईजी, दैट्स इट। मैम, इतने सालों से हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो कवर किया है, मतलब मुझे ये चीज़ लगी ना, मैंने खुद ने पर्सनली फील की कि वहाँ पर ना एक्टर्स को बहुत दबा के रखा जाता है।
आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आपको इससे बात नहीं करना है, सेट पर किसी को एंट्री नहीं होती है। मतलब इतना छुप के और इतना दबा के, ये जब मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ जाना चाहते थे, एक्टर्स के साथ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना वो फ्रीडम जो बाकी सेट्स पर होती है ना, वो कभी तारक मेहता के सेट पर हमें फील नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है, मुझे ये जो लग रहा है ये सच बात है? आपको जो लग रहा है तो सोचो हमको कैसा लगता होगा, हम तो वहाँ काम करते हैं। हर चीज़ में बंदिश है। आप अपने पर्सनल, मतलब आप अपने, जैसे अगर मेरा कॉस्ट्यूम में फ़ोटो है तो वो मैं नहीं डाल सकती, मैं मेरा कलीग के साथ फ़ोटो है वो नहीं डाल सकती, मैं कलीग के साथ बाहर चाय पे गई हूँ, हमने कॉफ़ी पी है, उसकी फ़ोटो नहीं डाल सकती। बाकी तो आप सब हर चीज़ सोच समझ के करनी है। सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है कि बिल्कुल मीडिया में नहीं बोलना है, इंस्टा ये सब पे नहीं करना है, कोई कोलैबोरेट नहीं करना है, ऐसे सब बहुत सारे सब चीज़ें साइन कराई गई हैं। सेट पे आने जाने की तो रोक टोक है ही। कुछ भी उनका अगर नया चीज़ ओपन करते हैं, नया कैरेक्टर आने वाला था, 2-2 दिन सबके फ़ोन ले लिए जाते हैं, A to Z एक्सेप्ट एक्टर्स, मतलब होल यूनिट मेंबर्स, किसी के पास फ़ोन नहीं कि ये नया कैरेक्टर आया है, इसकी फ़ोटो बाहर लिखना हो। इतना वो लोग सीक्रेटिव करते हैं। अब सोचो मैं अगर 7 मार्च को निकली हूँ, ये बात 11 मई को बाहर आई है, वो भी जब मुझे फ़ोन किया गया, ई टाइम्स ने मुझे फ़ोन किया 10 तारीख को, तब जब उनने पूछा, बहुत फोर्स किया, तब जाके मैंने बताया। तो इतने सीक्रेटिव हैं कि ये 1.5 महीने 2 महीने तक ये बाहर नहीं आया कि मेरे को चिल्ला के गेट आउट करके बोल के निकाल गया है, मेरे को ऐसे गाड़ी रोक के मेरे को बाहर जाने नहीं दिया, गेट बंद किया गया, ये सब चीज़ें हुई हैं। ये 2 महीने तक बात बाहर नहीं आई, तो आप सोचो कितने सीक्रेटिव होंगे। हर चीज़ में उनका बंदिश, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब ये तो है ही। नॉर्मली भी आसिफ जी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, ये मत, चाय क्यों पी रही हो, धूप में क्यों खड़ी हो रही हो, किताब क्यों पढ़ रही हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते। वो आते तो मैंने तो बोल दिया था, मेरे जो यूनिट मेंबर्स हैं, जो मेरे मेकअप दादा, हेयर ड्रेसर, या इवन इन दैट केस कलीग्स को, आसिफ जी हैं तो बता देना। सभी छुप जाते हैं, वैसे सभी छुप जाते हैं उनको देख के कि अरे यार कहाँ से आ गए यार, अभी पूरा दिन वो होगा, क्योंकि वो आते हैं और वो, अगर मालूम हमको अभी हमारा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे पे पैकअप होने वाला, अब मालूम हमारा डबल टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम ले लेते हैं 10 जगह पे कुछ बोल के, विच इज़ समटाइम्स गुड, समटाइम्स वेरी क्रिएटिव, वेरी पैशनेट, ही इज़ वेरी पैशनेट फॉर हिज वर्क, बट समटाइम्स इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड आप दूसरों का उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, बिना मतलब की चीज़ों को वो एक ही एक चीज़ बोलते रहते हैं। सो वो है कि मतलब बंदिश तो इतनी है कि मतलब बता ही नहीं सकते। मतलब ऐसा होता था कई बार कि यहाँ तक आ गया कि अब सांस नहीं लेते बन रही यार, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। मैं मेरी कलीग्स के साथ हम अगर कॉफ़ी पीने गए, वो फोटो भी नहीं डाल सकते, तो भी क्या मतलब, ये बताओ। बट लाइमलाइट उनको लेनी होती थी, क्योंकि सेट पर केक कटिंग हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले वो होते थे। हमको मीडिया को अप्रोच किया जाता था कि अच्छा आसिफ मोदी का इंटरव्यू कर लो ना, तो बोले लेकिन उसमें एक्टर्स भी है, उसमें दिलीप जी हैं, उसमें बाकी के लोग हैं, उनका कराओ ना। नहीं आप उनका करेंगे, तो मतलब हमने भी ये चीज़ ये की कि हमेशा उन्हीं के नाम से अप्रोच किया जाता था। क्योंकि क्या होता है, जो हम सबको लगता है, ये कोई बोलेगा नहीं लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आसिफ जी शुरू में बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे से उन्होंने दिल से ये सीरियल किया, तभी आज तक चल रहा है। ये लोगों की दुआएं हैं कि इतने लाखों लोगों को हंसाते हैं एवरी सिंगल डे, वो दुआएं हैं कि उनको आज तक बचाया हुआ है। उन्होंने 200 लोगों का पेट भर रहे हैं, वो उसकी दुआएं हैं। लेकिन वो जहाँ उनके पास पैसे आ गए ना, वो अपने आप को भगवान समझने लगे, वहाँ वो गलत हो गया। फिर उनको दिखा कि मेरे बनाए हुए कैरेक्टर्स, ये लोग मेरे सामने ऑटोग्राफ मांगते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे करके सीरियल में आने लगे। वो बार बार, जिसके कारण बहुत फ्रिक्शन भी हुआ, मतलब किसी के साथ उनकी बहुत लड़ाई भी हुई कि क्या है बार बार हर सीन में आना है, तुमको क्या है, मैंने बनाया, मतलब बनाया क्या, ये हम लोग कैरेक्टर्स हैं, तुम कोई थोड़ी ना हो कि यहाँ पर हम लोग को पैदा किया, गोकुल धाम एक स्टोरी, ये सब चीज़ें उनका धीरे धीरे ऐसे हो गया। फिर उनको लगने लगा फेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, तो बार बार सीरियल में आते थे, जिसके लिए लोग बोलते थे क्यों बार बार घुस जाते हैं। उनको ये हो गया था, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, हम हो उस जगह पे, तो हम सोचे कि यार अब मेरे को इतना पैसा मिल गया, मैं सबको दूँ, मेरा बेचारा स्पॉट दादा इसको चाहिए है ना 50,000 का लोन, ऐसे दे दो, लोन ही मांग रहा है ना बेचारा, वो सब चीज़ें भी नहीं होती वहाँ। तो आप उस चीज़ के लिए वो इतना ये हो गए थे कि अभी ये सब नेम फेम मेरे को चाहिए, नेम और फेम मेरे को चाहिए, पैसा तो मिल गया था लेकिन नेम फेम कैसा आएगा। तो वो हर चीज़ में आप लोग को अप्रोच करते थे, हम लोग को भी बार बार के पता चला। वो अभी तो वो फ्रेज़ भी बीच में बोल रहे थे कि जो लास्ट में शैलेश जी बोलते थे, मतलब तारक मेहता जो बोलते थे,
तो उनका एक अलग तरफ मोड़ चला गया, वहीं गड़बड़ हो गई चीज़ें। दिलीप जी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, इतना मंझे हुए हैं आप लोगों के साथ तो डे वन से, और एक्टर से एक अलग ही रिश्ता होता है, वो कभी इस चीज़ में नहीं मतलब आते, वो हमेशा खुद को मतलब किस तरीके से आप लोगों के साथ देखना चाहते हैं, या कुछ गलत होता है तो क्या वो भी साथ बोलते हैं, या वो भी तो ये सब चीज़ें फेस करते होंगे, या वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? वो उनका वो काम करने का तरीका है, उनका करने का, कि वो जो है उनके साथ जो भी गलत हो रहा है ही टेक्स स्टैंड फॉर दैट। अगर जो भी कुछ हुआ है उनके साथ पहले तो करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ अगर हुई है तो उन्होंने स्टैंड लिया और उस चीज़ को वहीं किया, क्योंकि उनको ये मालूम है अगर वो शो से गए ये शो बंद है, उनके बिना ये शो चलेगा नहीं। तो वो अपना एक अलग तरीके से इस चीज़ का स्टैंड लेते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ भी कुछ होता है तो जैसे मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरे को भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसे हुई हैं, तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला था, मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे मेरी बेटी के बर्थडे के लिए छुट्टी नहीं मिली थी और ये 5 साल से कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जेनी, रोने से क्या होगा, वो लोग चाहते हैं रोना, फिर तू रो, यार सैडिस्ट, उनके तेरे रोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोले रोने से मतलब वो उन्होंने मुझे काम किया, मैंने कहा सर रोना आ रहा है, बोले पर कुछ उससे नहीं होगा, उनको रखना होगा, वो करेंगे वैसे। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन ऑन सम थिंग्स विच इज़ ट्रू, कि है ना, मुझे फिर फुट डाउन करके क्या हुआ, मैंने किया है फुट डाउन, पहले भी किया है, तो मेरा हाफ पर डे काटा, फिर मैंने फुट डाउन किया है तो मेरा पैसा रोक लिया सोहेल ने, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मैं वो चीज़ करके देख चुकी हूँ। मैं जब मुझे बोला गया कि सब लोगों का कहना है 15 साल बाद क्यों, 15 साल बाद क्यों, तो 15 साल 10 साल कुछ ख़राब हुआ ही नहीं, 5 साल से हुआ। जो मैंने बोला मेरे को छोड़ना है तो मुझे फिर दबा दिया गया, पैसे रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे, जब तक 6 महीने हमको दूसरा काम नहीं मिलेगा, आप दूसरी रोशन नहीं मिलेगी तो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा सब चीज़ें मैंने किया, तो वो मुझे मालूम है वो फुट डाउन से नहीं होता, और आई एम वेरी वल्नरेबल। मैं जो फिर मुझे सीधे रोना ही आता, इतना भर गया था क्योंकि यहाँ तक ना कुछ सिर्फ रोना ही आता था। तो ऐसा है कि वो उनका स्टैंड है। अभी उनके साथ जो भी चीज़ें हैं, उनकी और आसिफ जी का जो भी केमिस्ट्री है वो अलग है, नेचुरली उनसे शो चल रहा है। ही इज़ अ वेरी एज एन एक्टर तो सब जानते हैं, मैं तो उनको आज तक बोलती कि सर 15 साल में आप हर दिन कैसे नए एक्सप्रेशन लाते हो यार, अभी भी आप नए एक्सप्रेशन लाते हो, आई कांट इवन बिलीव कि आप कैसे वो एक्सप्रेशन अपने किसी के खास जो उनका कुछ अलग से नया आता है, इट्स वेरी डिफरेंट, आपको हंसी आएगी। दिशा वकानी की बात करें, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, और ये भी उनका भी काफ़ी टाइम से चल रहा था, दया बहन का शो छोड़ना चाह रही थी लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी, उनकी पर्सनल लाइफ का भी था, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे जूझ रही थी कि वो चाह रही थी कि वो छोड़ दे, लेकिन उनको बहुत पकड़ के रखा था कि नहीं आप नहीं जा सकती, और अब वो इस तरीके से गई कि वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही हैं। उनके भी पैसे आई थिंक काफ़ी बकाया था, उनके हस्बैंड ने भी कहीं स्टेटमेंट दिया था कि पैसे उनके काफ़ी काट लिए गए थे, ये तो वो भी ये चीज़ भुगत चुकी हैं। सो दिशा और मैंने 5 साल वैनिटी शेयर की है, एंड उससे ब्यूटीफुल सोल कोई हो नहीं सकती है, इतनी कोऑपरेटिव, इतनी हम्बल, इतनी वो मतलब 24 घंटा वो ऐसे काम करके कितनी बार वापस उसका सबसे पहले आ रही, सबसे लास्ट में जा रही, स्टिल वो फैंस को फ़ोटो देती थी, ऑटोग्राफ देती थी, इंटरव्यूज़ देती थी। और वो जैसे वैनिटी में मैं, नेहा और दिशा रहते थे, तो वो 2 बेड होते हैं, तो एक बेड नेहा का रहता था फिक्स, एक में मैं और दिशा हमेशा शेयर करते थे। वो हमेशा मुझे सोने देती थी, नहीं जैना तुम लेटो, मिला अरे नहीं तुम लेटो ना, मेरा भाई तू लेट ना बहन, आधा तू अपन ऐसे ऐसे करके अल्टा पट्टी करके लेट जाते हैं, नहीं तू लेट, ऐसे करके वो कुर्सी पे ऐसे करके सोती थी। उसका बोले नहीं मेरा जूड़ा ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे वो करके लेटती थी हमेशा। खाना वाना शेयर करना, एवरीथिंग, उसके साथ बहुत प्यारी मेमोरीज है मेरी। तो उसका हमेशा ये था कि उसको जो भी एक टाइम पे उसके लाइफ में ऐसा था कि उसकी फैमिली चाहती थी कि मतलब उसके मायके वाले चाहते थे वो सेटल हो जाए, शादी कर ले। फाइनली उसकी शादी हुई एंड एवरीथिंग। अब देन शी गॉट प्रेग्नेंट। मैं उस टाइम पे शो में नहीं थी जब उसकी शादी हुई, क्योंकि मैं 3 साल प्रेगनेंसी के ब्रेक में थी। देन व्हेन आई रिटर्न्ड इन 2016, और उसने 2017 तक किया। तो ये था कि उस टाइम पे वो ऑलरेडी जस्ट प्रेग्नेंट हुई थी थोड़े टाइम बाद। तो ऐसा इश्यूज़ हो रहा था कुछ, क्योंकि अभी शुरू के तो 3 महीने बहुत संभालना पड़ता है एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा वो कम आई। फिर वही जो भी उनका अंदर क्या बात हो रही मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन मैं जो सामने देख रही हूँ कि मतलब उसने बहुत एडजस्ट किया, उसकी पूरी फैमिली ने भी बहुत एडजस्ट किया। 9 महीने की उसकी प्रेगनेंसी में वो शूट पे आती थी, एंड उसको सीढ़ी चढ़ना मना था, उसको
स्ट्रेचर पे ले जाके ऊपर सीढ़ी पे ले जाते थे, ऊपर उसका सीन एक दिन लगाया था, स्ट्रेचर पे ले गए क्योंकि उसको सीढ़ी पर चढ़ना मना गया था। उसने इतना कोऑपरेट किया, उसके घर वालों ने इतना कोऑपरेट किया एंड शी वॉज अ एम्बिशियस पर्सन, शी वांटेड टू वर्क। मैं हमेशा उसको बोलती थी कि देश तो वापस आएगी ना, ले हाँ 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 जेना क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना, करेंगे काम, उसका ऐसा हमेशा होता था। तो लेकिन अब देखो बेबी हो गई होगी, उसके बाद उसका क्या घर में हुआ मुझे नहीं मालूम, नेचुरली बच्चे के साथ वो थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गई। देन उसका सेकेंड बेबी भी हो गया, बीच में फर्स्ट बेबी के बाद उसका आने का की बात चल रही थी, वो एक बार सेट पे आई भी है। उसने हम सबको आके हेलो को बोला है, ऐसे मुझे बोला कि मैंने ब्लाउज़ का नाप दे दिया है, वो कल से मैं आ रही हूँ शूट पे, और उसने से हमको बोला मैं आऊँ, गुजराती में बोला मैं कल से आ रही हूँ, कल से आ रही हूँ करके ऐसे, और हम सब बड़े खुश थे, वाह कल से दिशा आएगी। सडनली वो नहीं आई, तो हम लोगों ने हुआ क्या। तो बस मुझे याद है कि सोहेल ने बोला नहीं वो कुछ हो गया, कुछ बात नहीं बनी, अब क्या हुआ नहीं मालूम, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। ऐसा भी सुनने में आया था कि बिकॉज उसका छोटे बेबी है तो उसने बोला था कि थोड़ा टाइम कम दूंगी, या संडे छुट्टी चाहिए, या नाइट शूट नहीं करूँगी। अब इसमें से कितनी सच्चाई है, सामने दिशा से मेरी इस बारे में कुछ बात नहीं है, बट ये जो वहाँ की बातें होती थी कि थोड़े मैच नहीं हो रहा है, जो प्रोडक्शन हाउस चाह रहा है मुझे ये चाह रहा है। मतलब मैं और मेरी फीमेल कलीग्स हम लोग इतना चाहते थे यार कि जब वो खास करके जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे भी, क्योंकि उसका बहुत कम शूट भी हो पा रहा था, उसको आने जाने का प्रॉब्लम होता था। तो हम लोग ने बोला था कि हम लोग ने सजेस्ट किया था, जाके सोहेल को सजेस्ट किया था कि आसिफ जी को बोलो कि यार उनके घर पे जाके करे ना, वो प्रेग्नेंट है, फ़ोन कट्स करे, दिखाया तो तुमने अहमदाबाद में बैठी है, मायके में बैठी है, तो वो तैयार, आप सुबह जो भी जाके मेकअप कर देंगे, इतना कर दो, उसके कारण कितना शो को योगदान है। नहीं किया लोग ने, नहीं किया। सोहेल हर चीज़ का कॉल क्यों लेता है? क्योंकि हमको भी जब कुछ करना होता है तो हमको पहले उसी को अप्रोच करना पड़ता है, ऐसा लगता है प्रोड्यूसर, हाँ वैसा क्या है मतलब? आसिफ जी ने उसको रखा है एज अ प्रोजेक्ट हेड, एंड क्योंकि मैं अपना जब आसिफ जी के पास लेके गई, सर मेरा हाफ पर डे काटा है, सोहेल से बात करो। मैंने कहा सर आप मेरे करता धरता हो, आप मेरे अन्नदाता हो, सोहेल से बात करो। मैंने सर सोहेल ने पैसे काटे हैं, उससे कैसे बात करूं, सोहेल से बात करो। मैंने बोला सर सोहेल ने मेरे पैसे रोके हैं, पैसे नहीं दिए, सोहेल से बात करो, मेरे पास ये सब चीज़ का टाइम नहीं है, मैं ये सब इतना देखूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा सर आप पैसे दे रहे हो, यू आर द प्रोड्यूसर, सोहेल से बात करो। अभी इसमें कोई क्या करेगा? कितने पैसे आपके अभी भी अटके हुए हैं? 3.5 महीने का मेरा काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट अटका है, मैंने तो अभी तक मांगा ही नहीं। मैं मेहनत की, ठीक है, मेहनत भगवान देख रहा है ना, भगवान नियत देखता है। मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ कि ये जो है, मैं आई बिलीव इन इंटेंशन, माई इंटेंशंस आर प्योर। इन माई लाइफ सिंस माई चाइल्डहुड एवरीथिंग आई हैव डन इज़ प्योर इंटेंशन। तभी मुझे अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छा ससुराल, अच्छे सास ससुर, सडनली तारक मेहता में आना, नेम फेम एवरीथिंग। तारक मेहता से निकल के गई, वो भी मेरी बेटी की हेल्प इसके लिए था। अब मुझे समझ में आता है कि 3 साल मैंने प्रेशियस टाइम मेरी बेटी के साथ बिताया। तारक मेहता में वापस आई, कौन ऐसा होता हो जो तारक मेहता में वापस आए? क्यों वो एक्टर दिलखुश जो हैं आई थी, वो उन्होंने छोड़ा 3 साल बाद, सीधे से भगवान ने उनको मेरे लिए उस 3 साल के लिए भेजा था कि जेनी का जगह संभाल ले, और अब तेरे को जाना है क्योंकि जेनी को आना है। ये खुद दिलखुश ने मुझे बताया है। दिलखुश इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई है कि जेनी, मुझे भगवान का मैसेज है कि जेनी हैज़ टू कम बैक, यू हैव टू गो नाउ, बिकॉज वो टोटल स्पिरिचुअलिटी में गई है। आई ट्रीट हर एज वन ऑफ माई गुरुज, आई एम इन टच विथ हर एंड शी गाइड्स मी इन मेनी थिंग्स। तो उन्होंने क्यों वो ऐसा हुआ कि वो गई, तो भगवान हमेशा से मेरे साथ अच्छा करता है। माई इंटेंशंस आर ऑलवेज प्योर, आई ऑलवेज थिंक फ्रॉम द हाइएस्ट गुड, सबके लिए अच्छा हो। अभी भी मैं नहीं चाहती आसिफ मोदी, सोहेल, जतिन किसी के साथ कुछ खराब हो, अच्छा हो जो भी हो। तो जब आपके इंटेंशन प्योर होते हैं ना, अपने आप चीज़ें अच्छी होती हैं। पर यहाँ पर जो ये है ना कि हम अपनी तरफ से सब चीज़ कर रहे हैं। अब अगर आपने किसी और को रख दिया है कि आप उससे डील करो, और आपका इंटेंशन अभी हो गया है कि मेरा नेम फेम चाहिए, या पैसा जो मिल गया आपको, पैसा सबको बराबर से नहीं देना, या जैसे जब ये बात चालू हुई थी तो मैंने मेरे पैसे के लिए मैंने बोला था कि मेरे को तो बोलना ही नहीं, मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, बिना मांगे मिलेगा, वो यूनिवर्स देगा। आई टोटली बिलीव इन दैट, बट आई डोंट वांट टू फाइट फॉर दैट। आपने जब आवाज़ उठाई, जब ये बात सामने रखी, तो उसके बाद आपकी बात हुई प्रोडक्शन से, या उनका आया फ़ोन कि भाई ठीक है हम आपका क्लियर कर देते हैं, या जो भी मतलब कोई बातचीत हुई आपसे फिर उनकी? कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई भी कॉल नहीं किया। जब 7 मार्च को ये सब चीज़ें हुई, मुझे कोई कॉल आया नहीं, मुझे कुछ पूछा नहीं गया।
देन 24 तारीख को इनने भेजा ये, मैंने उसके बाद मेरा जो भी मैंने आपको बताया सब मैंने नोटिस दिया, ये सब कोई उनकी तरफ से कोई भी ये नहीं आया। एक दो बार जैसे दे ट्राइड, जब भी बाहर निकला नहीं था, दे ट्राइड मुझे स्टाइल से दबाने का, किसी और से फ़ोन करा के मांडवेली करने का। मैंने मना कर दिया, मैंने तो उनके खिलाफ भी FIR किया। लेकिन अभी और जब मीडिया में बाहर आ गया तब अब उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मुझे ये पता चला है कि जो जब ये न्यूज़ बाहर आई तो रिपोर्टर को फ़ोन करके बहुत चिल्लाया गया है, कह रहे क्या एक बार बताना तो था। तो बोले बताया था, आपको फ़ोन किया था, आपने बोल दिया कि मेरे को वो नहीं। दे आर सो कॉन्फिडेंट कि ये कुछ होगा नहीं। अभी भी इतना सब बाहर आने के बाद भी मुझे पता चला, क्योंकि देखो अंदर से जिसको हेल्प करनी है अगर मेरी, वो ऐसे भी करेगा, ठीक है। जो मुझे कोई अंदर की बातें बताते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अभी वो ऐसे मूंछ तान के खड़े हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसी बोल रही है, ये तो हमारा काम है। वेट एंड वॉच। पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है कि किस तरीके से वो आपके केस को देख रहे हैं, क्या उन्होंने बोला है अभी तक? ये सब जैसे पवई पुलिस स्टेशन में जैसे उन्होंने मुझे बताया कि 8 मई को उनको ईमेल मिला एंड एवरीथिंग। सी आई कैन अंडरस्टैंड, हज़ारों मेल्स आते होंगे, हज़ारों लेटर्स, कितना आप वो करोगे ना। ये वाली चीज़ जब ये चीज़ बाहर आई तो 11 मई को ये बाहर आई, तब उनने शाम को मुझे फ़ोन किया जो पवई पुलिस स्टेशन से कि हमको आपका मेल मिल गया हो, आप कब आ रही हैं रिकॉर्ड करने अपना स्टेटमेंट। तो मैंने बोला मैं अभी बाहर हूँ, मेरी भाभी को बच्ची हुई है एंड आई विल कम ऑन, मैं इस तारीख को आऊँगी। ऐसे करके मैं आई, मैंने स्टेटमेंट किया, बहुत अच्छे से उन्हें कोऑपरेट किया, बहुत स्वीटली स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप उनको ही लेना है जो भी, बिकॉज दे विल बी आस्किंग द अदर पार्टी ऑल्सो, फिर वो FIR दर्ज होगा। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन भी किया था ये बोलने के लिए कि आप उन लोग ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, आप उनका फ़ोन नंबर दीजिए। अब उसके आगे मेरी बात नहीं है। लेट्स सी, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी स्वीट एंड आई एम श्योर अपने आप देखो, आप कितने भी पैसे आपके पास, आप ऐसे कानून को नहीं खरीद सकते। लोग जो बोलते हैं ना हमेशा कानून बिकता है, ये वो, कुछ नहीं। आई टोटली डोंट बिलीव। जब जो चीज़ को लाइफ में मैं नहीं मानती, मैं उसको नलीफाई करती हूँ कि नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ ये चीज़ होनी ही नहीं। मुझे बोला गया ऐसे केसेस तो 15 साल चलते, नहीं मेरा ऐसे हो जाएगा, ये तो इतना बड़ा आदमी है तो तुम इसके खिलाफ कर रहे हो, तुम पागल हो। नहीं, वो इतना बड़ा आदमी है, मेरा भगवान इतना बड़ा है, मेरे भगवान से बड़ा थोड़ी ना है। वो चीज़ को आपको नलीफाई करना होता है हमेशा। आप यू मैनिफेस्ट योर थिंग्स इन योर लाइफ, यू मैनिफेस्ट योर होल लाइफ, यू मैनिफेस्ट विक्ट्री। आई नो विक्ट्री मेरी है। मैं जब स्टार्ट किया था, मुझे मेरी गुरु ने, मनीषा ने बोला था, जेनिफर दिस इज गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ ड्रामा बट विक्ट्री इज योर्स। वो तो मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे एवरी सिंगल डे आई वाज गेटिंग मैसेज फ्रॉम गॉड। मैम, आपको ऐसा कभी लगा कि उन्होंने गलत तरीके से देखा है? एक होता है कि इंसान ने कुछ बोला नहीं है, टच नहीं किया, लेकिन फिर भी ना हमारे अंदर वो सेंस होता है कि पता चल जाता है कि उसकी नीयत गलत है या उसका है। इस तरीके से कभी सामना, मतलब आप? नेचुरली बहुत बार हुआ है। जैसे शुरू से वो मुझे बोलते थे, बीइंग अ पारसी इट्स वेरी कॉमन हम लोग के में ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। तो हम साल में 3-4 जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें अगर मैं जाती थी, या सोशल कुछ फंक्शन है तो उसमें आई यूज्ड टू ड्रिंक। तो उन्होंने मेरे को मस्ती में पूछा था, तुम क्या पीते हो? तो मैंने बोला था विस्की। बोले यार तुम तो बड़ी बिंदास हो यार, तुम तो बोलती विस्की। तो मुझे ऐसे मस्ती करते थे पहले, यार आओ विस्की पीते, बस आओ विस्की पीते। तो मैंने लाइटली लिया कि ठीक है ऐसे बोल रहे हैं, आई एम पारसी, ओके फाइन। बट फिर तब तो पहले ओके थे, पर वो 2-4 जो इंसिडेंट ऐसे हुए, जब मैंने उनको एक बार बोल दिया था, मेरे हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया था कर्ली से स्ट्रेट, तो भड़के थे, तब वो थोड़ा चिढ़ गए थे। एक बार मैंने एक कलीग का खुलेआम साथ दिया था पूरे सेट के सामने। वो कलीग ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसने बोला कि सोहेल हमसे बहुत बदतमीज़ी से बात करता है, हम औरतों को ऐसे जूती पे रखता है, सर आप पूछो सोहेल से, पूछो। और कोई कुछ नहीं बोल रहा। और मैं और एक और जन ने, हम दोनों ने बोला हाँ सर ऐसा है। तो उन्होंने एकदम से बोला चुप रहो। वो कलीग ने बोला नहीं सर आप पूछो, सोहेल हमसे किस तरीके से बात करता है। और ये सीरियल चालू हुए 1.5 साल ही हुआ था, 2010 की बात है, जून 2010 की। तो सर ने बोला कि, तो एकदम से मैंने बोला कि नहीं सर सोहेल सच में ऐसे बात करता है। तो उन्होंने एकदम से बोला मेरे को चुप रहो, यूनियन में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सटकी एकदम कि यार सच के लिए नहीं खड़ा होना है, भाड़ में जाए ऐसा सीरियल। मैं निकल गई वहाँ से गुस्से से।
मतलब 200 लोग जो खड़े थे सेट यूनिट के, सबके सामने मैं निकल गई। मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे, ही वॉज इन सॉफ्टवेयर दैट टाइम, तो 5 दिन से मैं उनसे मिली नहीं थी क्योंकि हमारे नाइट शूट चल रहे थे। तो मैंने उसी टाइम पे उनको फिल्म सिटी बुलाया था और डिनर टाइम था, तो वो कैंटीन में खाना खा रहे थे। तो मैं गुस्से से कैंटीन में जाने लगी, आसिफ जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सोहेल मुझे फ़ोन कर रहा, मैंने उठाया नहीं। मालव और अमित भट्ट चंपक चाचा मेरे पास आए, उनने थोड़ा शांत किया मेरे को। सोहेल ने बोला एक बार बात करो आसिफ जी ने फ़ोन पे मेरे को सॉरी बोला, मैंने काट दिया फ़ोन। उन्होंने मेरे को मैसेज किया सॉरी का। मैंने मतलब मुझे लगा कि ये कैसी जगह है यार, आप किसी के लिए खड़े हो रहे हो, आपको दबा दिया जा रहा है। मेरा ठीक है चल जाने दे। हालांकि ये अलग बात है कि अभी मैं जब कर रही हूँ, जिसके लिए मैं खड़ी हुई थी उस दिन वो मेरे लिए नहीं खड़ी है, दैट इज़ वेरी सैड। बट मैं जब फिर मैं मेरे हस्बैंड को ये सब बोला, ये वो, मतलब मैंने बोल दिया मैं नहीं करूँगी सीरियल। लेकिन मालव और अमित ने मेरे को समझाया, मेन उस टाइम पे बहुत, शांत हो जा, ये वो फलाना। फिर वो ठीक है चलो ऐसे करके वो चीज़ की। तो ये है कि जहाँ पर आप जब भी बोलते हो कोई चीज़ के लिए, तो आपको ये दबा के चुप कराया दिया जाता है। यूनिटी को इनने तोड़ के रखा है। प्यार बहुत है, सब एक्टर्स में प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा सच में फैमिली जैसा है। दो हम लोग कोई भी एक दूसरे को पर्सनली फ़ोन नहीं करते, एक दो चार जो एक अलग अलग जन है उसका छोड़ के, बट प्यार बहुत है, लेकिन यूनिटी नहीं है, वो तोड़ के इनने रखा है। तो ये सब जो है ना, इनने जो ये पूरा एक तो जो सोहेल पे डाल दिया, अब विद टाइम कह लो कि इनके पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई होंगी, तो उनने सच में आँख बंद करके विश्वास कर लिया। हालांकि कलीग्स का कहना है कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आसिफ जी को मालूम ना हो। सेट पे अगर एक परिंदा भी पर मारता है तो आसिफ जी को मालूम होता है। क्योंकि एक छोटी सी इंसिडेंट जो मैंने आज तक नहीं बोला, मैं ये बोलना चाहूँगी कि सो व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड 2013 में, जनवरी 2013, एंड उसके बाद 4 दिन बाद आसिफ जी का फ़ोन आया, मुझे वापस बुलाया, मैं गई, 2 दिन का शूट किया, तब मैं प्रेग्नेंट थी, फिर मैं घर पे थी। माय फादर एक्सपायर, तो माय फैमिली, आई आस्क्ड माय फैमिली टू कम टू मुंबई। तो मैंने मेरे जो हमारे कैमरा मैन है आमिर वीरानी जी, DOP, उनको मैंने बोला कि आमिर जी, मेरा छोटा भाई है रोनेल्ड, जो अभी गुजर गया है, मालकम, मैंने कहा उसको आप अपने कैमरे में आप थोड़ा ले लो ना, वो वहाँ से आ रहा है होम टाउन से। तो उन्होंने बोला हाँ मैम बिल्कुल। मैंने थोड़ा दिन ट्रेनिंग दो, ऐसा मैंने कहा पे वे नहीं करना, गिव हिम ट्रेनिंग, कुछ एक नया चीज़ वो शायद उसका करे, क्योंकि वहाँ पर वो मेरे फादर को देख रहा था। 9 साल से माय फादर वॉज पैरालाइज्ड, टोटली बेडरिडन, माय ब्रदर वॉज लुकिंग आफ्टर हिम। तो आमिर जी ने बोला ओके, ये हमारी बात हुई। 2 महीने बाद मुझे तारक मेहता से निकाल दिया गया बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट एंड माई फैमिली शिफ्टेड एंड माई ब्रदर मालकम came and started working in Tarak Mehta, just assisting Amir ji, just learning। 15 दिन बाद, 15 दिन हुए होंगे, ये मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि वो ऐसा बैठा था, नॉर्मली बैठ के उसको आमिर ने जो भी बोला था कि ऑब्जर्व कर, ऐसा वैसा ये वो, तो ऐसा बैठा है। एंड सोहेल ने ऐसे आके देखा गुस्से से उसकी तरफ, और के आमिर को बोला ऐसे करके, तो आमिर ने आके बोला रोनल भाई आप चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ। बोले ओके सर करके वो आ गया, मैं उसको बुलाया नहीं गया। इन शॉर्ट, आसिफ मोदी को पता चला ये जेनिफर का भाई है, जिस जेनिफर को हम अभी निकाल चुके हैं। तो सेट की खबर बाहर जाएगी, तो उन्होंने मेरे भाई को भी निकाल दिया, जिससे कुछ कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ कैमरा मैन ऐसे कर रहा था यार। वो अगर वो कर लेता, शायद उसका करियर बन जाता, आज वो शायद हो सकता जिंदा हो, क्योंकि वो एक रीत से कुछ फ्रस्ट्रेशन में गया, उसने सब कुछ बहुत कुछ अपने लाइफ में ट्राई किया, नहीं हुआ उसके लाइफ में। तो यहाँ भी है ना, मैं तो यही बोलूँगी, मैंने पहले भी बोला इंटरव्यू में कि मेरे भाई की सोल, मेरे मोनिका की मम्मी की सोल और नट्टू काका की सोल ऊपर से बैठ के सब कर रही है। मैम कभी मैंने कहीं पे शायद पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी के एक इंटरव्यू में, जहाँ पर किसी का गाल पकड़ के बोल रहे थे अरे कितने सॉफ्ट गाल है, कितने सॉफ्ट गाल है, मतलब वो कोशिश करते थे कि थोड़ा। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है किसी के साथ में सेट पे? मुझे बाकी का तो मुझे बाकी का नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ जैसे उन्होंने पहले, जैसे मैंने बोला कि पहले ऐसे सब थोड़ा बहुत बोलते थे, विस्की ये वो, फिर पहले ओके थे, वो अच्छे थे। आफ्टर जब भी 2-3 बार मैंने प्रोटेस्ट किया, वो थोड़ा मुझसे चिढ़ने लगे, हर चीज़ में टोकने लगे। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब वो और चिढ़ गए मेरे से। अभी उनका तो वो शो ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, वो क्यों देखेंगे कि प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि ऐसे ही मैं 5 साल से प्रेगनेंसी मेरा टाल रही थी, मतलब मेरा फैमिली प्लानिंग टाल रही थी। 5 साल बाद फाइनली आई थॉट कि चलो आई विल प्लान करके, वो हुआ, मैं निकल गई। देन आई केम बैक बिकॉज इतना कुछ ख़राब था नहीं, लेकिन इसके बाद जब मैं लौट के आई
और तब मुझे थोड़ा वाइब्स उनके ख़राब लगने लगे। तो कभी ऐसे वो खड़े रहते थे, ऐसे 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 देखते रहते थे, ऐसा दिखता था। अब वो क्या उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, या तो कोई ट्रांस में कुछ और सोच रहे हैं, देख रहे हो, ये तो ही मस्ट बी ऑगलिंग, जो भी देख रहे होंगे। ऐसा कई बार हुआ। फिर कई बार ऐसे वो नॉर्मली ऐसे आके हाथ रखते थे कंधे पे। 3-4 बार उनने मेरे गाल पकड़ के खींचे। उनने मुझे बोला है, तुम हंसती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे हंसता रहा करो, और रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो। फिर ये भी बोलते थे जब मैं रोती थी तो, अरे तुम रोती हो ना तो मेरी टीआरपी बढ़ती है, तुम रोते रहा करो। वो ऐसे दोनों डबल तरफ से बोलते थे। पर वो मेन जो उनका सिंगापुर में उन्होंने जो चीज़ें बोली वो थोड़ा गलत हो गया कि उनने, तब मुझे बहुत ख़राब वाइब्स लगे उनके, क्योंकि 7 मार्च को मेरी एनिवर्सरी थी, 8 मार्च को उन्होंने मेरे को बोला आज तो एनिवर्सरी ख़त्म, कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो मैंने इग्नोर मारा। सेकेंड डे उनने फिर बोला कि आज तुम रूम में क्या करती हो, तुम्हारी रूम पार्टनर तो चले जाती है, तो रूम में जाकर विस्की पीते हैं। फिर मैंने इग्नोर मारा। फिर थर्ड डे जब उन्होंने बोला कि एकदम से पास में आके धीरे से बोला, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो, तो वहाँ मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं यार, ये क्या बोल रहे हैं, मैं अनजान देश में हूँ, मेरा पति नहीं है यहाँ, मेरी अभी मैरिज एनिवर्सरी गई, इनको लगता नहीं है, इनकी एज देखो, और ये क्या समझ रहे हैं, मतलब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्या ये दूसरों को भी बोलते होंगे, आई डोंट नो। मतलब तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने मेरे 3 कलीग्स को शेयर किया था। एक ने तो कोई दुम दबा के निकल लिया, दूसरे ने मजाक मजाक में ऐसे बार बार उनको रोका है कि इसके पास नहीं आना, ये वो ऐसे करके, क्योंकि वो भी वहाँ काम करे। और एक जन ने चिल्लाया उनको, बहुत जम के चिल्लाया, जिससे वो डर गए। फिर ये बंद हो गया, लेकिन वो फुल ऑन चिढ़ने लगे मुझसे। अब वो मुझे देखते ही वो ऐसे चले जाते, क्योंकि एक तो एम्बैरस हैं कि ऐसा किया, अब वो कैसे बोले। ये चीज़ें देखो मैं भी नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो हमारी अच्छी फ्रेंड थी, बहुत प्यारी हैं वो, इतनी स्वीट है। मुझे उनका भी ख्याल आया था, उनकी बेटी का भी ख्याल आया था, मुझे सोहेल के बच्चों का भी ख्याल आया था। जतिन के फादर अभी एक्सपायर हुए, मुझे उनका ख्याल आया था। लेकिन ये है कि यूनिवर्स कराना चाह रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना उस चीज़ के लिए। आप ही ज़बरदस्ती बार बार आबेल मुझे मार कर रहे हो, तो मैं क्या करूँ। सोचने वाली बात है कि इतने सारे एलिगेशन लगे, लेकिन वहाँ से चू तक की आवाज़ नहीं आई है। आप खुद सोचो ना कि 11th मई को ये बात बाहर निकली है, 12th मई को तक उनका आया कि जेनिफर इनडिसिप्लिन, डिसऑर्गेनाइज, तोड़फोड़ करती है, गाली गलौज करती है, चिल्लाती है, एक्टर्स के बीच में लड़ाई करती है। ये सब बातें जब मालव ने क्लियर की, मालव क्यों क्लियर करा, मालव से तो मेरा कोई दूर दूर तक फ्रेंडशिप नहीं है। मतलब वहाँ सेट पे मस्ती बेहद करते थे। ही वाज द पर्सन जो मुझे रोज़ हंसाता था, सबसे ज़्यादा मस्ती आके हाथी चीटी के जोक सुनाता था। ऐसे उसके बहुत पंच लाइन्स होते हैं, बहुत जो भी है वो। सबसे ज़्यादा मालव को सेट पे लोग प्यार करते, सबसे ज़्यादा। एवरी सिंगल पर्सन ऑन द सेट लव्स मालव, एवरी सिंगल पर्सन वांटेड मालव भाई चाहिए यार, मालव भाई चाहिए। एंड मालव जब निकला, एवरी सिंगल पर्सन वाज सैड। एंड नाउ व्हेन मालव स्पोक फॉर मी, एवरी सिंगल पर्सन कट ऑफ विथ मालव। जानते नहीं उन लोग मालव को। आई कांट इवन इमेजिन यार, बेचारे उसने क्या किया, वो तो सिर्फ सच बोल रहा है एक, और उसने मेरी तरफ होके नहीं किया, उसने एक सच बोला क्योंकि उसको दिखा कि बिना मतलब कि एक लेडी के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसने वो बोला। यहाँ तो ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि मैं ऐसी नहीं थी। मोनिका ने भी बोला, प्रिया ने भी बोला, चलो ये बात खत्म हो गई। प्रिया ने मेरा अलग एंगल भी बताया कि स्पिरिचुअलिटी में भी सब कुछ, जो वहाँ सब जानते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, कार्ड रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें मुझसे कराते हैं, हीलिंग कराते हैं, वो सब अलग चीज़ है। अभी और भी मेरे 2 कलीग्स हैं जो हीलिंग में हैं, हम साथ में ये सब चीज़ें करते थे। अभी जो उसके बाद जब ये पूरा बवाल मच गया है ना, कि जब सब बातें बाहर आने लगी, क्योंकि मोनिका तो एकदम बंदूक की गोली जैसे निकलती है, वो तो मतलब फटाक से उसने जो भी बोला है ना, शी इज़ वेरी फ्रैंक। मतलब मैं एक बात है कि मैं जब प्रिया को मैं शुरू से जानती हूँ, मैं प्रिया को एडमायर करती थी यार, कितनी बिंदास है यार, कितनी ट्रूथफुल है यार, ये ऐसे तो प्रिया हमेशा से ऐसे है कि बॉस ये नहीं करना ऐसा। मुझे लगता था कितनी ये, मैं तो कैसी हूँ यार, मेरे तो डरपोक हूँ मैं, पर नहीं था, हिम्मत नहीं थी कभी बोलने की। मुझे एक बात इस बात पे याद आई प्रिया की, कि ये बात है, तारक मेहता स्टार्ट हुए 6 महीने हुए होंगे, और हमारे 9 बजे की शिफ्ट चल रही थी, और रात को 2 बज गया था। इन्हें डिनर तो छोड़ो,
इनके पास बिस्किट भी नहीं थी। अब प्रिया बोल रही थी स्पॉट दादा को बिस्किट दे दीजिए दादा, और तब अपना ये जोमेटो स्विगी होता नहीं था, कुछ ऐसा चीज़ जो बंद हो गया तो बंद हो गया, तो इनने कुछ मंगाया नहीं था और बिस्किट भी नहीं थी। तो वो रात को 2 बजे बोली थी दादा बिस्किट मंगा दीजिए, भूख लग रही है, दे दीजिए। तो स्पॉट दादा ने बोला मैम बिस्किट नहीं है। तो मैं जाके उसको स्पॉट दादा को बोला, मैंने कहा दादा क्या है, बिस्किट तो रखिए, बेचारी को भूख लग रही है यार, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। और आसिफ जी ने सुन लिया, वो मेरे पास है धीरे से प्रिया के जाने के बाद, क्यों दूसरों के लिए बोल रही हो, अपने लिए बोलने का, दूसरों के लिए नहीं बोलने का। वो तुम्हारे लिए बोलेगी क्या आज, अपने लिए ध्यान करने का, किसी और की लड़ाई नहीं लड़ने की, चुप रहो, ऐसी सब चीज़ों में मत करो। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा है वो लड़की भूखी है यार। मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं बोलूँ मेरे घर में नौकर को फोन करके कि भाई ले आओ कुछ खाना, आप मुझे चुप कर रहे हो। आई वाज स्टन्ड। पर ठीक है, ये शायद भगवान ने देखा इसलिए आज प्रिया को ये मालूम ही नहीं है, प्रिया को ये बात नहीं मालूम है कि मैं ऐसा हुआ, लेकिन भगवान ने प्रिया को, देखो मैं बोल रही हूँ मेरे गूज़बम्स हो रहे, भगवान ने प्रिया को मेरे लिए खड़ा किया, यू नो। और मालव ने भी जिस तरीके से चीज़ें को लाया, मोनिका भी ने जिस तरीके से आया, ये सब सडनली अब जो 11-12 तारीख को सोहेल का स्टेटमेंट था और हर्षद सर और ऋषि एंड अरमान का जो स्टेटमेंट था कि मैं बहुत इनडिसिप्लिन हूँ, अभी कहाँ है वो लोग। हर्षद सर ने तो मेरे को फ़ोन किया है, तारक मेहता से जब निकली हूँ मुझे फ़ोन किया, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास, जनी तो आवी जा, नहीं मांग ले, माफ़ी मांग ले। मैंने कहा किस चीज़ की माफ़ी सर, मेरे को गेट आउट बोल के निकाला है, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया, उसकी माफ़ी मांगू। नहीं अपना काम है, ऐसा काम मिलता नहीं है, तारक मेहता जैसा शो मिलता नहीं है, पैसा मिल रहा है, अपने लकी है, ये सब काम कर रहे। मैंने कहा सर वो सब बात सर आंखों पे, लेकिन यहाँ भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। नहीं तो आजा, अगर मैं इनडिसिप्लिन हूँ तो क्यों उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद वो मुझे 4 अप्रैल को जूहू बीच पे मिले, मैं मेरी कज़िन को मिलने गई थी होटल में, वो अपनी वाइफ के साथ स्कूटर पे मुझे वहाँ मिले। फिर उन्होंने बोला कि अरे हमको तो ऑफिस में, हमको तो सेट पे कुछ पता ही नहीं चलता ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या हुआ तेरा। मैंने कहा सर वेट एंड वॉच। तो बोले नहीं क्या हो रहा है, पर तू वापस आ जाना। मैंने कहा सर वापस तो नहीं आऊँगी, मैं हाथ जोड़ी, मैं वापस नहीं आऊँगी। क्यों फिर वो बोल रहे हैं, ये ऋषि और अरमान जब मुझे बोला ठीक है आई अंडरस्टैंड, दे आर वर्किंग देयर, दे हैव टू से। हो सकता है ये उन लोगों ने बोला भी नहीं हो, उनके स्टेटमेंट पे PR से करवा दिया, वी नेवर नो। पर अब वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। मालव इतना सच्चा था, मालव हमेशा ही वाज अ वेरी बैलेंस पर्सन। लेट मी टेल यू कि मालव होता ना, ये होता नहीं, ये इशू नहीं होता। 7 मार्च को मेरा ऐसे एडजस्ट किया जाता, क्योंकि डायरेक्शन टीम ने मुझे मेरा जो एडजस्ट नहीं किया, 2 घंटे मेरी बेटी के साथ होली खेलनी थी, उसका एडजस्ट नहीं किया, जिसके कारण ये पंगा हुआ। मालव होता ना, वो ऐसे कर देता चीज़ों को, कुछ करता, वो जादू करता था, वो सबको बैलेंस कर देता था कि लाइटमैन ये वो, तभी सबको मालव चाहिए होता था, क्योंकि वो सबकी सोचता था। वो सिर्फ एक एक्टर की या कुछ लोगों की नहीं, अपनी नहीं सोचता था। नो डाउट अदर पीपल आर हार्ड वर्किंग, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, जो भी कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग देयर, वो उनके लिए बोलेंगे। तो अभी 19 मई को शायद सोहेल का आई थिंक हिंदुस्तान टाइम में स्टेटमेंट आया कि जेनिफर तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, हम दोनों एक दूसरे को सीक्रेट शेयर करते थे, इतने प्यार से बात करते थे, और मैंने तो उससे कार्ड रीडिंग भी कराई है, मुझे टैरो के इंपॉर्टेंस समझाती थी, मेरे को हीलिंग के अदर एस्पेक्ट समझाती थी। ये ऐसे कैसे बोल रही है, आप लोग 10% ही चीज़ें देख रहे हो और मैग्नीफाई, अभी हम कुछ बोलेंगे वो कुछ और बोलेंगे, तो बोलो, मैं चाहती हूँ बोलो ना, क्योंकि आपके पास है नहीं कुछ बोलने के लिए। आपको मालूम है जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, और आपको मालूम है कि अभी हम बोलेंगे यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। सिंटा में भी सपोर्ट होता है एक्टर को, वो सुनते हैं बात, इस तरीके से बात की उन्होंने, अच्छा नहीं लगा। भले अभी आपने ये बात उठाई है तो आपने कोशिश की कि मैं उनसे भी करूँ या कैसे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन है। आई नो। सो मैंने अभी तक सिंटा में अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो बोला है कि ये बात पैसों की है ही नहीं। दो ये बात भी फैक्ट है कि मेरे अकाउंट में अभी बहुत मिसबिहेव भी है, जो हमें ठीक है हमने उस वक्त नहीं बोला, आप बोला। हाँ, ये भी ये चीज़ सब चीज़ है, बट द थिंग इज़ कि पहले अगर सिंटा में मेनली जब क्यों जाते हैं आपके पैसे नहीं मिलते हैं, तो मैं अभी ये बात पैसे की है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बात है सच्चाई और इसके कि मैं जो सच बोल रही हूँ और ये जस्टिस मुझे मिलेगा, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं सिंटा में नहीं गई। देखिए अगर आगे जाके मेरा मन कहेगा, I do everything according to my guidance, I get a guidance from God, from angels, from universe to do this. I do that. मैं इंटरव्यू से भी पहले I pray and
डू माई इंटरव्यू, मैं कुछ भी गलत नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊं, किसी को गलत नहीं बोलूं। मुझे किसी को, मैं कोई जज नहीं बैठी हूँ कि किसी के मैं किसी को कलंकित करूं, पर मैं सिर्फ फैक्ट्स बयान कर रही हूँ। मैं आईना दिखा रही हूँ, आप अपना चेहरा देख के डर रहे हो तो मैं क्या करूँ। तो बात ये है कि अभी तक तो मैंने सेंटा का सोचा नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल गो। एक और चीज़, अभी पहले एक ही चीज़, अभी तो जस्ट लॉ विल टेक इट्स कोर्स। सडनली कलेक्ट्रेट से लेटर आया है, कलेक्ट्रेट ने जो भी स्टेप लिया है, वुमेंस कमीशन ऑफ इंडिया से लेटर आया है, वुमेंस एंड चिल्ड्रन समथिंग उससे लेटर आया है, ये सब ने वहाँ भी लेटर भेजा है और वहाँ पर से भी एक्शन लेने बोला गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो लेट्स वेट एंड वॉच। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठी हूँ ना, करती रहूँगी। आपको जल्दी, आपको शूट पे जाना है, आपको अपना प्रोडक्शन हाउस संभालना है, सीरियल संभालना है, मैं तो फ्री बैठी हूँ अभी। ठीक है जेनिफर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सपोर्ट मीडिया से चाहिए, जो आपको, क्योंकि सच के साथ हमेशा मीडिया होती है, तो आपको जो भी सपोर्ट लगेगा वो हम साज हमेशा उसके लिए तैयार है। और बेबाकी से बात करने के लिए ना, दिल खोल कर बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड रियली थैंक यू आप लोगों को और आप जैसे सारे मीडिया वालों को, क्योंकि मैं दिल से बोल रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब अभी तक मैंने जो सच बोला, मतलब कुछ भी मैग्नीफाई नहीं किया। ये मेरा शुरू से प्रेयर था कि बिना मतलब को चीज़ को मैग्नीफाई करके उसको गलत मत साबित करो, मतलब गलत मत बढ़ाओ बातों को। मेरे को कोई नहीं चाहिए कि इन लोगों को पनिशमेंट हो या कुछ हो, ये एक माफ़ी मांग ले कि बोल दे हमसे गलती हुई, ख़त्म। लेकिन आप उसको मैग्नीफाई नहीं करो। तो मीडिया ने अभी तक सच बोला है, सच छापा है, बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे एक चीज़ बीच में हुई थी, मेरे साथ नहीं हुई, मेरे साथ एक चीज़ हुई थी कि जब शुरू में कोई एक चैनल ने डाल दिया था ऐसा कि आसिफ जी ने जेनिफर के साथ यौन संबंध बनाए, तो मैंने तब बहुत गुस्से में बोला था कि ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ वर्बल बातें बोली है। मुझे तो एक कलीग का फ़ोन भी आया, एक्स कलीग का, कह रहे तेरे फेवर में पॉइंट है, क्यों तू वो कर रही है, तू पागल है क्या। मतलब मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए भाई, मेरे को जो सच है वो चाहिए। वो ऐसा हुआ ही नहीं है, उन्होंने वर्बल बोला तो वर्बल बोला है, मैं क्यों उस चीज़ को गलत बोलूँ, क्यों उस आदमी को मेरे को कलंकित नहीं करना है। वो अपनी जगह है, उस आदमी ने मेरे को सब कुछ दिया, नेम फेम सीरियल एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने मुझे सीरियल में वापस भी बुलाया, ऑफकोर्स वापस इसलिए बुलाया कि मैं अच्छी होंगी। और लोगों का ये कहना है कि 15 साल बाद क्यों, तो 10 साल तक तो कुछ हुआ नहीं, 2018 के बाद ये सब चीज़ें चालू हुई। तो ओवरऑल एवरीथिंग आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया कि उन्होंने फिर वो बात को भी आगे बढ़ाया कि ऐसा नहीं है। आई एम वेरी अभी जैसे मोनिका से मेरी बात हुई, शी टोल्ड मी कि मीडिया में फैल गया है कि उसने बोला है कि मुनमुन के छोड़ के गई कई बार शो और ये वो, एंड शी वॉज़ वेरी अपसेट कि मैंने तो बोला ही नहीं है जेनी जी कहीं, मैंने तो सारे मेरे इंटरव्यू देखे कि कहीं बोला तो नहीं है गलती से, पर ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, कभी ये बातें निकल जाती है, क्लैरिफाई दैट, कभी कोई किस चीज़ को मोड़ देता है पता नहीं, बट आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड हमेशा सच का साथ दे रहे हो आप लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खुशी दुबे, जिन्हें आप चिके के किरदार में देखते हैं सीरियल आशिकाना में, यूँ तो उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं उनकी छोटी छोटी बातें। सो आज हम करने वाले हैं छोटी छोटी बातें वाला सेगमेंट विद मी खुशी दुबे। मुझे खुशबू बुलाते हैं और मेरे नाना जी मुझे पुदुन्नू और बेटू भी बुलाते हैं, और ये मतलब ये निकनेम्स तो किसी ने नहीं सुने होंगे जो मैं बता रही हूँ। और मेरे को कभी कभी मेरी मॉम डीपी भी करती रहती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी थोड़ी थोड़ी रिजेम्बलेंस दीपिका से है, तो इसलिए। हाँ, बर्थडे क्यों पूछ रहे हो मुझसे, मैं नहीं बताऊँगी। My school is Cambridge, Ryan International Group, and my college is Mumbai University, Thakur College of Engineering and Technology. Yeah, that's the entire year.
my first break, so it was Ankhi movie, which was directed by Vikram Bhatt, and उसमें मैं अमीषा पटेल और आफ्ताब शिवदेसानी की डॉटर बनी थी. तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था, और उसके बाद आई थिंक वो मूवी का फर्स्ट ब्रेक था. और सीरियल मेरा पहला था कैसा ये प्यार है, उसमें मैं इकबाल खान की बेटी बनी थी. फेवरेट खाने के लिए फूड, वैसे तो मैं सैंडविच किसी भी टाइम पे खा सकती हूँ, और डोसा मुझे बहुत पसंद है. और हाँ, अब तो मेरी डाइट मतलब थोड़ी अलग हो गई है. अब तो मैं सॉटेड वेजिटेबल्स और चिकन स्टेक और ये सब खाती हूँ. और मुझे बॉइल्ड अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी खाना पड़ता है. मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, वैसे तो मैं जब दिल धड़कने 2 की शूटिंग करने के लिए मैं यूरोप में बार्सिलोना में गई थी, तो मुझे बार्सिलोना बहुत सुंदर लगा था. बार्सिलोना और टर्की में इस्तांबुल मुझे बहुत पसंद आया था. बट एज सच अगर इंडिया में आप पूछोगे फेवरेट डेस्टिनेशन, तो आई थिंक ऐसा कोई एक स्पेसिफिक मुंबई है यार अभी तो. यार मैं तो मतलब एक्चुअली मुझे ना पास टाइम करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता, तो मुझे लास्ट टाइम याद ही नहीं जब मेरा फेवरेट पास टाइम कुछ हो. बट मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं थोड़े बहुत जो मेरे मीटिंग्स या कोलैब्स ये सब रहते हैं वो करती हूँ. नहीं तो मैं कभी थोड़ा बहुत बुक्स रीड कर लिया, मतलब नॉवेल्स टाइप के, या फिर थोड़ा बहुत मुझे सिंगिंग डांसिंग पसंद है, तो मैं म्यूज़िक सुनती रहती हूँ और थोड़ा बहुत नाचती गाती रहती हूँ. बट उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है. मेरा फर्स्ट पेचेक जब मिला था तो मैंने पता नहीं क्या ख़रीदा था, क्योंकि मैं तो तब आई वॉज जस्ट 4.5 years old एक्चुअली. मैं अनकही के टाइम पे मैं 5 साल की सिर्फ थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी हाल में एक्चुअली मुझे गिफ्ट्स भी बहुत मिलते रहते हैं, तो मैंने कुछ अलग से ऐसे नहीं ख़रीदा. मैंने क्या ख़रीदा, मैंने ऐसे कुछ मैंने स्पेसिफिक ख़रीदा नहीं है. सब मतलब कभी कोई वो ख़रीद लिया, कोई गैजेट्स ख़रीद लिए, ऐसे कुछ ख़रीद लिया. मेरे फर्स्ट सैलरी से मुझे ये चाहिए, वो फर्स्ट सैलरी बहुत पहले चला गया, तो मैंने कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं. अरे जब सेल लगता है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठाई हैं जो मैंने कभी लाइफ में ना पहनी है, ना मुझे पता तक नहीं है कि अच्छा ये तो मेरे पास था. जब आप मेरा अगर वार्डरोब देखोगे कपड़ों का, तो कपड़े ऐसे मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि ऐसे खोला और कपड़े मेरे मुंह पे गिरते थे. और कुछ तो मतलब कोई एक कपड़ा खोजते मुझे याद आता है, अच्छा ये भी था मेरे पास, ओके. और लिटरली मेरे घर वाले बहुत चिढ़ाते हैं, इनफैक्ट सेट वाले भी, कि तुम रोज़ नए कपड़े, रोज़ कोई कपड़ा ही रिपीट नहीं हुआ है आज तक. तो ऐसा बहुत बार हुआ है. या कभी कभी तो मेरा ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई चीज़ ली और उसको एकदम संभाल के रख दिया कि इसको नहीं, अब भी नहीं, बाद में यूज़ करेंगे. फिर वो एक्सपायर हो गई और वो हो गया, फिर बाबा आदम खान के ज़माने में वो लुट गया. तो ऐसा बहुत बार हुआ है. If I wasn't an actor, I would have been a business analyst, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो कर ही चुकी हूँ. और उसके बाद मैं UC डेविस जो यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा एडमिशन हो गया था. मैंने 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दिया था और मुझे काफ़ी 20,000 या समथिंग की स्कॉलरशिप भी मिल गई थी. एंड मैंने मतलब ऑलमोस्ट ये था कि मैं जा रही हूँ वहाँ. और तो फिर मैं वहाँ पे मैं मास्टर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिसिस करना चाहती थी, तो मैं बिजनेस एनालिस्ट होती शायद. एम्बैरसिंग मोमेंट, हाँ, एक बार मैं एक शूट करी थी और उसमें क्या हुआ कि थर्मोकॉल लगाया था ऐसे, और नीचे ना एक पपी आके ऐसे ना मेरे पैर चाट रहा था. तो मैंने कुछ जेस्चर कर दिया था, कुछ तो बहुत ही फ़नी सा. तो वो मेरे लिए काफ़ी एम्बैरसिंग था. बाकी बहुत सारे एम्बैरसिंग मोमेंट्स हैं जो मुझे अभी याद ही नहीं आ रहे. लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, मेरे लिए लाइफ में एक्चुअली बहुत सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स रहे हैं. जैसे अब देखा जाए तो आशिकाना को भी जब इतनी सक्सेस मिली थी, तो दैट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि पता नहीं कैसा शो जाएगा. शूट तो कर लिया, लेकिन टेलीकास्ट के बाद पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा. तो वो एक चीज़ थी, वो एक क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि मैंने
और भी बहुत कुछ कर रही थी ना मैं, तो मतलब मेरा पहले ये हो रहा था कि मैं शायद यूसी डेविस करके जाने के लिए यूएस चली जाऊँ या समथिंग। तो अब जब इसकी सक्सेस, इतनी ज़्यादा सक्सेस हुई, तो मैं बहुत खुश थी। उसके अलावा एक बार जब मैं शाहरुख खान जी से मिलने मन्नत गई थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी। और एक तीसरी जगह जब मैं बहुत खुश थी जब मुझे दिल धड़कने दो के टाइम पे हमारी रैप अप पार्टी चल रही थी। दिल धड़कने दो तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी वाली चीज़ है, बट जब रैप अप पार्टी चल रही थी तो रणवीर सिंह ने उन्होंने मुझे बोला था कि आपको प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये क्योंकि उस समय मैं काफ़ी यंग थी, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड आई थिंक, तो अब 6-7, तो उन्होंने बोला था कि आप ये प्रोफेशन आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही आपने गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं शूट पे आने के टाइम मैं अपना पूरा घर कैरी करती हूँ, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैग्स रहते हैं। एक खाने वाला बैग रहता है, एक मेरा फुटवेयर वाला बैग रहता है, क्योंकि मैं हर एक फुटवेयर जिसमें कंफर्टेबल नहीं होती मैं नहीं पहन पाती हूँ, और मैं एक्स्ट्रा ऐसी कुछ भी कैरी कर लेती हूँ, क्या पता और आशिकाना तो ऐसा एक्शन पैक्ड सीक्वेंस है कि शूज़ वूज़ तो आई हैव टू हैव इट। और मेरा खुद का पर्सनल मेकअप अलग होता है, और मेरे खुद के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी होते हैं, और बहुत कुछ रहता है। एक्चुअली मेरा एक स्पीकर भी होता है छोटा सा, और बस एंडलेस लिस्ट है। प्लीज़ मेरे से सवाल नहीं पूछना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। करिश्मा तन्ना और हरमन बवेजा का नया कंटेंट आने को तैयार है, जिसका नाम है स्कूप। जी हाँ, हंसल मेहता ने इसको प्रोड्यूस किया है। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है, एक रियल लाइफ इंसान पर जो बीती उस पर आधारित है। जिग्ना बोरा की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आज जिग्ना से और हंसल मेहता से एक खास मुलाकात करते हैं। आप कितने चीज करते हो इंटरव्यू के लिए? सबको नहीं करते हो चीज, सो आपने बाउंड्रीज क्रॉस की क्या? किस तरह का समाज है कि जो मतलब एक हु गिव्स यू अ चांस इन द लॉ बट डज नॉट गिव यू अ चांस एट लाइफ। 15 दिन के बाद जब मैं जेल पहुंची और वो वेकेशन में आया था, तभी काफ़ी ही उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिग्ना बोरा इनोसेंट थी। जब बेल मिली तब कंडीशन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बिकॉज आई एम सिंगल मदर आई गॉट बेल। वो जो एक बार वंस एक्यूज्ड ऑलवेज एक्यूज्ड। एक क्राइम रिपोर्टर जब खुद क्रिमिनल होने के आरोप से गिरफ्तार हो जाती है और जेल पहुंचकर किन किन यातनाओं से गुजरती है और कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई लड़ती है, कुछ यही कहानी लिखी है जिग्ना बोरा ने अपनी किताब बिहाइंड बार्स इन भायखला माई डेज इन प्रिजन में, जिस पर हंसल मेहता ने बनाया है स्कूप नाम का वेब सीरीज, जो हमारे सामने प्रस्तुत होगा 2 जून से नेटफ्लिक्स पर। 2 जून से नेटफ्लिक्स पर आ रहा है शो जिसका नाम है स्कूप, और स्कूप के जो क्रिएटर हैं हंसल मेहता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ जिस किताब पर ये शो बना है उसकी राइटर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिग्ना बोरा। सर, सबसे पहले आपसे, रियल लाइफ स्टोरी पर ही आप ज़्यादा फोकस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं सोचता हूँ मैं मतलब ऐसी कहानियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ जो हमारे इस वक्त को, इस दौर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो उसमें अगर एक्चुअली घटी हुई कहानी अगर हमें मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करता हूँ कि अगर इस दौर को क्रॉनिकल करने का मुझे मौका मिलता है इन कहानियों के ज़रिए तो मैं करता हूँ। कैसे मनाया आपने हंसल सर को इस किताब पर सीरीज़ के लिए? जिग्ना और मैं मिले जब शो के लास्ट शूटिंग के आखिरी 6-7 दिन थे, तब जिग्ना से मैं मिला। एक्चुअली ये किताब जो है मुझे दी गई थी, हमारे प्रोड्यूसर है जो मैच बॉक्स शॉट सरिता पाटिल, उन्होंने शायद संपर्क किया था जिग्ना से और मुझे फिर किताब दी गई थी और मैंने कहा कि मैं उस पर शो बनाना चाहता हूँ। जी, तो क्या लगा आपको कि ये क्यों दिखाना चाहिए और इसके पीछे की क्या वजह है? मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ी ज़रूरी कहानी है
कि ये हम जो एक हाईली मीडियाटाइज्ड टाइम में जी रहे हैं, जहाँ पर हम खुद ये नहीं समझते कि हम जो रिपोर्ट करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना मनगढ़ंत है, और उन चीज़ों में मतलब हम खुद रिपोर्टेड कब बन जाते हैं वो हमें खुद नहीं पता चलता है। तो वो मतलब ये 2011 की हालांकि कहानी है, आज के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं सोचता हूँ कि एक तरह से कॉशनरी टेल है कि आप कि हम कि जो एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो जर्नलिज्म है, और वो स्तंभ थोड़ा सा झुक गया है, हिल गया है। वो टाइम था जब MCOC में कवर करती थी, बीइंग अ लॉयर भी हूँ, LLB भी किया है, सो MCOC की सेक्शंस खुद पढ़ती थी। जब वेरियस ट्रायल्स होती थी गैंगस्टर्स की MCOC में, वो कवर करती थी, और जैसे कब वो मेरे पे ही आ गया, इट इज़ स्टिल 12 ईयर्स 10 ईयर्स हो गए ये इंसिडेंट को, आई एम स्टिल रियली वेरी क्लूलेस, मुझे पता ही नहीं है। कहते हैं कि जब कहानी कहने वाले, कहानी लिखने वाले की खुद की जब कहानी बन जाती है तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। और आपने भी शायद अपनी किताब में ये लिखा है, ये सीरीज़ के ज़रिए भी ये कहने की कोशिश की गई है कि लाइफ कितनी बदल जाती है एक छोटी सी गलती के कारण। गलती किसकी? सॉरी, किसकी गलती? आई डोंट नो। लोग बोलते हैं कि आई क्रॉस माई लिमिट्स। आप कितने चेज़ करते हो इंटरव्यू के लिए? सबको नहीं करते हो चीज़। सो आपने बाउंड्रीज क्रॉस की क्या? नहीं की। गलती क्या? मुझे नहीं मालूम है। आई स्टिल डोंट नो। देर आर ऑल द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट विच कैटेगरिकली सेज दैट आई हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, लेकिन सरप्राइजिंगली मीडिया हैज़ नॉट रिपोर्टेड दिस। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। जब बेल मिली तब कंडीशन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बिकॉज आई एम सिंगल मदर आई गॉट बेल। हाउ इज इट? कहीं पे भी बेल ऑर्डर में नहीं लिखा है कि ये सिंगल ऑर्डर है। MCOC इज़ नॉट सो लीनियंट। सो देर आर, आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे मेरी क्या गलती है, सच में मुझे नहीं पता है। क्या लगता है कि आपका कौन सा सच जो है वो इस कहानी के ज़रिए लोगों के सामने आएगा? द स्ट्रगल ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ इनोसेंट, शायद वो आएगा बाहर, और जो सच्चाई है वो आ जाएगी। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिग्ना वोरा इनोसेंट थी, वो उसे बेल दिया गया मकोका के केस में, और उसके 7 साल बाद वो एक्विट हुई, और एक्विटल के बाद आज भी लोग ने वो जो एक बार वंस एक्यूज्ड ऑलवेज एक्यूज्ड, ये जो समाज, क्योंकि ये इट्स अ बिगर कमेंट ऑन द सोसाइटी कि आप एक बार एक्यूज्ड होता है कोई तो मतलब परमानेंटली, आपने किसी ने पढ़ा जजमेंट, आपने किसी ने समझने की कोशिश की कि एक्विट क्यों हुई है, कि एक्विट इसलिए हुई है क्योंकि कोई चार्ज था ही नहीं। लेकिन ये समझने के बिना मतलब मुझे पता नहीं, मुझे जिग्ना आपको नौकरी मिली अभी तक? नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? ये क्या किस तरह का समाज है कि जो मतलब एक who gives you a chance in the law but does not give you a chance at life। कहानी में जिग्ना का किरदार है, जो जागृति का किरदार है, वो करिश्मा ने निभाया है। तो ये कास्टिंग कैसे हुई? क्योंकि मैं जानता हूँ करिश्मा ने टीवी सीरियल्स तो बहुत किए हैं, कुछ फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन इस तरह का काम शायद उनका ये पहली बार है। देखिए, करिश्मा की कास्टिंग हम सबसे पहले मेरा था कि भाई मैं एक्टर ढूंढ रहा था जो इस कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर था कि वो कैरेक्टर प्ले कर सके। तो बहुत सारे एक्टर्स ने ऑडिशन किया था। कहीं ना कहीं करिश्मा की ऑडिशन में मुझे एक भूख नज़र आई, अपने आप को एक एक्टर के तौर पर प्रूव करने का कि एक भूख। तो वो जो भूख थी, एक हसल था कि वो मुझे मैसेज कर दिया है ऑडिशन देने के बाद कि सर ऑडिशन दिया, बहुत मज़ा आया। गुजराती में लिखा था कि मज़ा भी गई। तो ये मुझे मतलब वो एक हंगर, एक हसल जो उसमें जो दिखा, तो वो एक तरीके से इट मेड मी फील कि हाँ नहीं, ये लड़की कहीं ना कहीं जो जागृति की कहानी, जागृति का कैरेक्टर और करिश्मा का कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कोई ओवरलैप है, ये महसूस हुआ। ऑडिशन भी बहुत अच्छा था। तो आपने ग्लिम्सेस देखे होंगे जागृति के, हमने भी देखे। आपको क्या लगा, उन्होंने किस तरह से निभाया किरदार? आपके कैरेक्टर को ठीक से उभारा है उन्होंने?
या शी हैज़ उन्होंने काफ़ी हद तक शी लुक्स वाइज भी देखा जाए, पीपल टेल मी अरे तेरे मतलब शी हैज़ कम वेरी क्लोजर टू यू एंड एज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वॉट एवर आई हैव सीन शी हैज़ डन रियली फैंटेस्टिक जॉब। एक सीन मैंने देखा जो ट्रेलर में भी डाला गया है, जब एक बच्चा अपनी माँ को मिलने आता है और वो कहता है कि मने खबर है कि तुम्हें कॉकरोच पर ना मारी सको। सो वो बहुत ही मतलब टची सीन था वो। तो ये रियल इंसिडेंट है कि ये क्रिएट किया हुआ है? नहीं, मेरा लड़का आया था मुझे जेल में मिलने, सो बातचीत काफ़ी हमारी हुई थी, उसमें से ये एक इंसिडेंट सर ने लिया है। बट इट वॉज़ अ लॉन्ग कन्वर्सेशन मदर एंड सन हैड दैट डे आफ्टर 15 डेज़। 15 दिन के बाद जब मैं जेल पहुंची और वो वेकेशन में आया था, तभी काफ़ी ही उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। और उस दिन मुझे लगा अभी मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, शायद लड़के ने ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि नहीं तू ये कर ही नहीं सकती है। सो दैट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट इन रियलिटी फॉर मी एंड मैंने जब देखा ट्रेलर में तभी भी आई वॉज जस्ट इन टीयर्स लुकिंग एट दैट सीन। तो वो सारे जो सीन हैं, वो सारे जो पल हैं, वो एक बार फिर ज़िंदा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए, आपके जितने करीबी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो यादें फिर से ताज़ा हो जाएगी, तो कहीं कुछ मुश्किल होगी? यादें ताज़ा तो मतलब वो यादें कभी मिटी ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ताज़ा होने का मुझे ऐसा तो नहीं, क्योंकि बैक ऑफ माइंड वो सब चल ही रहा है रिकॉर्ड का, यस। बट ये अभी स्क्रीन पे देख के आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई रिएक्शन। एंड मेरी फैमिली का रोज़ मुझे कोई ना कोई नया ट्रेलर आता है, मैसेज करते हैं। माई मामा हु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, मामी मैसेज करती है कि जिग्ना बेन छाती ना धबकारा वधी જાય છે, ડર લાગે છે। મેં કીધું ઇટ્સ ઓકે, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન, ઇટ્સ મેટર ઓફ ટાઈમ, કાંઈ વાંધો નહીં। વી હેવ આટલા 12 વર્ષ અમે લોકો એઝ અ ફેમિલી વી હેવ સ્ટૂડ બાય ટુગેધર। सो यस, सबके लिए एक इमोशनल जर्नी है ये। क्या लगता है इस सीरीज़ के बाद आपको काम मिलेगा? जैसे सर ने बोला कि आई एम सच में मैं बहुत शॉक्ड हूँ। 2018 तक तो स्ट्रगल था जस्टिस के लिए, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो अपहेल्ड माई एक्विटल। फिर भी सरप्राइजिंगली, फॉरगेट अबाउट मीडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई डोंट वांट टू गेट बैक, मुझे मीडिया का वो है ही नहीं। क्योंकि जैसे सर ने बोला ना, सर आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि जो मेल डोमिनेटिंग है प्रोफेशन, उसमें एक फ़ीमेल आके 6-7 साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बनती है, शायद ये किसी से डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये फैक्ट है, उसका बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरे पास। हालांकि मैं एक रिनाउंड फीमेल एडिटर के अंडर काम कर चुकी हूँ। जब तक मैं फ्रंट पेज स्टोरी लाती थी तब तक मैं अच्छी थी। बाद में सडनली आई हियर वो बोल रही है अरे जिग्ना शी गेट्स स्टोरी बिकॉज शी स्लीप्स अराउंड। A female editor telling this for another female, that means she reached that level the same way? It is really very disheartening. बहुत मतलब जहाँ तक ये मैं ना काफ़ी सालों से मेरे अंदर सब बहुत कुछ है, मैं नहीं बोलती किसी को कुछ, क्योंकि डर तो है ना, फियर बहुत है अभी भी, आज भी मेरे में बहुत फियर है। क्या पता किसी का नाम ले लो और कल को हाउ दे आर गोइंग टू यूज़ इट, वी नेवर नो। जॉब का यस इट इज़ नेसेसिटी, कोई नहीं आता है अपना घर वो करने को, वी हैव टू। बट आई हैव बीन सो लकी दैट फैमिली स्टूड बाय मी रॉक सॉलिड, वेदर इट वाज फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट या कुछ भी हो, वो लोग खड़े रहे बाजू में मेरे। आपके सीरीज़ में एक और कलाकार हैं हरमन बवेजा, जो बहुत लंबे समय बाद शायद नज़र आएंगे स्क्रीन पर, तो उनको उनका सिलेक्शन कैसे हुआ और क्यों लगा आपको कि हरमन ही फिट है इस कैरेक्टर के? देखिए मतलब इसमें मेरे जो जितने कास्टिंग डिसीजंस होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक शख्स है जो मुकेश छाबरा, मतलब राजकुमार राव, प्रतीक गांधी, मोहम्मद ज़ीशान आयूब, ये इतने बेहतरीन एक्टर्स मेरी ज़िंदगी में। इवन अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी को कास्ट करने का डिसीजन मतलब मुकेश ने मुझे फोर्स प्रेशराइज़ किया था कि आप लो, ये बहुत अच्छा करेंगे, और ये मतलब शायद मनोज का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। तो ये मुकेश को मैं मतलब क्रेडिट देता हूँ। हरमन और मैं
एक दूसरी फिल्म कर रहे थे साथ में। हरमन प्रोड्यूसर था मेरा। हरमन को मैं जानता हूँ जब से वो 18-19 साल का है। मेरी फिल्म ये क्या हो रहा है में उसके पिताजी हैरी बवेजा ने उसे एज ए प्रोड्यूसर भेजा था मेरे पास कि ये बच्चा है मेरा, अमेरिका से आया है, आप उसको सेट पे सीखेगा वो। उसके बाद उसकी अपनी जर्नी रही और उस जर्नी में निराशा बहुत हुई। 10-11 साल उसने छोड़ दिया एक्टिंग और फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी मेरे साथ ही कर रहा था। तो और मुकेश छाबड़ा की हम कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने मुकेश को उस वक्त एकदम अनायास मैंने मैसेज भेजा कि हरमन ठीक नहीं लग रहा है इस कैरेक्टर के लिए। मुकेश ने कहा अच्छा है लेकिन करेगा क्या? मैंने बोला तुम बात करके देखो। फिर मैं निकला, हरमन, अच्छा मैंने हरमन का फ़ोटो तो उसके सामने बैठ के फ़ोटो खींचा। वो बोल रहा है मेरा फ़ोटो क्यों खींच रहे हो आप? बोला नहीं ऐसे ही। फिर मैं निकला, मुकेश ने बात की, बहुत थोड़े 2-3 दिन लगे कन्विंस करने, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस जो थे इन एज एन एक्टर वो ज़्यादा दे वर नॉट एग्जैक्टली हैप्पी एक्सपीरियंसेस, तो वो उन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रूज था। लेकिन अब जब लोग देख रहे हैं, उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, तब एक तरीके से विंडिकेशन है उसके अपने स्टैंड का कि वो मतलब वो आया है और आज ना लोग उसको एक एक्टर के तौर पर देख रहे हैं। एंड मैंने उसको यही कहा था कि हरमन, अब यू हैव नथिंग टू लूज़। अब तुम्हें मतलब वो नहीं करना है जो उस वक्त तुमने अपने आप को मतलब इतना प्रेशर डाल के खुद पे तुमने किया था। आज मतलब तुम अपने आप को एज एन एक्टर लोग तुम्हें देखें एंड तुम वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे। 2011 में जिग्ना की गिरफ्तारी हुई थी और जुलाई 2012 में वो जेल से रिहा हो चुकी थी। और उसके बाद जिग्ना ने अपनी ये किताब लिखी जो 2019 में पब्लिश हुई। इस किताब में जिग्ना ने अपने जेल में गुजरे समय, अदालत की सुनवाई और एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम के बारे में कई भ्रम को तोड़ने का दावा किया। अब ये सीरीज बनकर प्रस्तुत होने की तैयारी में है। जिग्ना की ये कहानी देखकर लोगों को जरूर पसंद आएगी, ऐसी क्रिएटर्स को उम्मीद है। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, आ गई है खुशखबरी, और वो भी अजूनी के घर से। मतलब कि हाँ, सच में अजूनी के घर खुशखबरी आई है, तो अजूनी के जितने भी फैन हैं वो सब तो खुश हो ही गए होंगे। तो चलिए ये खुशी और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसा माहौल है अजूनी के घर पर। तू चाचा बनने वाला है। बग्गा परिवार में लोजी आ गई है ढेर सारी खुशियाँ। अजूनी के सास ससुर घर के चिराग के लिए न जाने कब से तरस रहे थे, और लीजिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। पुत्र तू चाचा बनने वाला है। चाचा शिखा माँ बनने वाली है, और जैसे ही उसने ये खुशखबरी अपने पूरे घर वालों को दी, ये देखिए घर का आलम कैसे बदल गया। राजबीर भी खुश है तो उसकी अजनी भी। अभी इतनी बड़ी खुशी नहीं निकली। बाबा जी देखना, मैं पूरे हरियाणा में इतना बड़ा प्रोग्राम करूंगा, पूरा हरियाणा को हिल जाएगा। शिखा और उसके पति को देखिए, और तो और जरा मम्मी जी और पापा जी को देखिए, बेबे भी एकदम खुश हो गई हैं। अब इतनी बड़ी खुशी इतने दिनों बाद मिली है तो सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। सबसे पहले माता रानी का धन्यवाद करना चाहिए, इसीलिए घर में आज पूजा रखी गई है। बड़ी बहू और छोटी बहू मिलकर पूजा करेंगे। और हाँ, घर वालों को तो ये भी उम्मीद है कि राजबीर और अजूनी भी जल्द ही गुड न्यूज़ देंगे।
जब गाड़ी पटरी पे आ गई है तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही गाड़ी चलती रहे बग्गा परिवार की। अब ऐसा हम उम्मीद तो करते हैं, लेकिन सीरियल में ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि आगे सीरियल बढ़ाना होता है, जिसके लिए एक खूब सारा ड्रामा चाहिए होता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया को लाने के लिए अब सावी ने जो बेड़ा उठाया है उसे उसने पूरा भी कर दिखाया। देखिए देखिए वो आ गई है अपने रक्षम भैया को लेकर। रक्षम को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चल गया था। फिर क्या, जब वो इस परिवार का था ही नहीं तो इस परिवार में कैसे रहता। इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया था, साथ में सोनम को भी लेकर। अब जब सावी उसे घर वापस ले आई है तो देखिए ये बहन अपने भाई से एक वादा भी ले रही है। वादा ये कि वो कभी भी इस घर को और इस परिवार को छोड़कर न जाए। एक हैप्पी फैमिली की तरह हम उस हंसी खुशी इस घर में एंटर करते हैं। अब आगे भी उम्मीद है कि सब हंसी खुशी रहेंगे। वहीं डिम्पी जो इस घर को अपना मान चुकी थी, घर में नौकरों का जीना उसने दुश्वार कर दिया था। कभी ये खाना है कभी वो खाना है, मैंगो शेक में बर्फ डाल के लाओ, घर में पोहा क्यों नहीं है। गरम मैंगो शेक लिया तुम, बर्फ नहीं डाली क्या इसमें? जाओ इसमें बर्फ डालकर लाओ और अच्छे से मिक्स करना बर्फ को। उसने तो खाने पीने में अति कर दी थी, लेकिन अब जैसे ही उसने देखा कि पूरा परिवार लौट आया है, देखिए कैसे उसने अपना रंग ही बदल दिया। अब डिम्पी से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सब गए हैं चौल में उसको मनाने, उसको वापस लाने। मीनवाइल डिम्पी अकेली है घर पे और इतने टाइम बाद वो वापस वैसे वो एक कमरे में रह रही है, डालमिया हाउस में ये कमरे में रह रही है। उसके पहले वो बस्ती में रह रही थी, तो उसको 2 दिन के लिए घर मिला है तो वो फुल जैसे वो पहले होती थी वैसे रहना शुरू कर दिया उसने। नौकरों पे रॉब कर रही है, ऑर्डर्स दे रही है उन्हें कि ये बनाओ वो बनाओ मेरे लिए। सो डिम्पी फुल अपने पहले वाले रूप में आ गई है। फर्क पड़ता है तो सावी से, जो कि एक अच्छी बहू है, अच्छी पत्नी है और अपने हर फर्ज को वो अच्छे से निभाना जानती है। तो इस बार इस सावी ने जो किया है ना, उसकी बदौलत वो नित्यम के दिल में और भी घर कर जाएगी और क्या पता आज ही वो सावी को प्रपोज भी कर दे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।